वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। पिछली वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ओवरव्यू सा देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ काम आती है, होती क्या है, थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे। हम देखेंगे कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है और डिफरेंस का बेसिस क्या होगा। हमारे डिफरेंस का बेसिस कंडक्टिविटी के बेसिस पे, ये कंडक्टिविटी क्या होती है ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। देन एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे भी इन तीनों में डिफरेंस। देन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को थोड़ा और एडवांस लेवल से भी समझा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट ना सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और मैथ्स की क्लास 12th की वो भी वीडियोस आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो अभी स्टार्ट करते हैं कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी देखते हैं। कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, मान लो कोई भी आ गया हमारे पास, बोला कि हमने ये नया सब्सटेंस बनाया, ये नया मटेरियल बनाया, आप बताओ इसमें से मैं करंट पास कर सकती हूँ कि नहीं। हम देखेंगे उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी कितनी है करंट को पास करने की। इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा फ्लो होंगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, है ना, यही बात है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है साइमन्स पर मीटर। साइमन्स क्या होता है, वन साइमन इज इक्वल्स टू 1 ओहम, 1/ओहम। ठीक है, मतलब साइमन्स होता है पर ओहम भी बोल सकते हो आप इसको, पर ओहम। ठीक है, साइमन्स ये आपको पता होगा। अब रेजिस्टिविटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है। जब रेजिस्टिव कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कई बार रेजिस्टिविटी भी आपसे पूछ ली जाती है कि हाँ भाई, मेटल्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इंसुलेटर्स की, सेमीकंडक्टर्स की। तो रेजिस्टिविटी पहले समझो क्या होती है, अपोजिट होती है कंडक्टिविटी के। रेजिस्टिविटी इज़ 1/कंडक्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी, अगर आप ऐसा समझना चाहो कि कंडक्टिविटी अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ईज दे रहा है, ठीक है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पा रहे हैं, इस एबिलिटी को हम अगर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, तो सब्सटेंस की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकने की। ठीक है, अपोजिट ना, बिल्कुल अपोजिट, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, एबिलिटी एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसको रोकने की पर यूनिट लेंथ इन अ गिवन एरिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये है रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट क्या है, ओहम मीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप पर ओहम पर मीटर भी लिख सकते हो। तो ये एकदम यूनिट से भी पता चल रहा है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रखते हैं। तो अब मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की क्या कंडक्टिविटी होती है और क्या रेजिस्टिविटी होती है। अब देखो, मेटल्स जो है, मेटल्स ईज देते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की पावर उसमें ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली फ्लो करवा सकते हैं मेटल्स में, तभी मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो मेटल्स में कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी हाई है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है, कम रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा सकते हैं। और इंसुलेटर्स की बात करें तो, इंसुलेटर्स की बात करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी बहुत लो होती है इंसुलेटर्स में, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देता, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बना हुआ इंसुलेटर्स में। और रेजिस्टिविटी क्या होगी फिर, अगर कंडक्टिविटी लो है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बताओ जल्दी, हाई होगी। ठीक है, ओके। देन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है, इंटरमीडिएट। ठीक है, इन दोनों के बीच में। अगर हम नंबर्स के टर्म में बात करें तो देखो, ये याद रखने की चीज़ नहीं है, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा एक फील आएगा। देखो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है, जैसे मेटल्स में कॉपर और सिल्वर है, इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, 10⁻7। 10⁻7 का मतलब है, A1 के बाद 7 बार 0 लगा दो, 3 4 5 6 7। ठीक है, इतनी साइमन्स पर मीटर, इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी है कॉपर की। फिर सिल्वर की भी इसी ऑर्डर में अप्रॉक्सीमेट है ये, इस ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर हो सकता है, 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 6 पॉइंट समथिंग हो सकता है। ठीक है, पर इस ऑर्डर की है,
किस पे 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास। रूम टेम्परेचर कितना होता है 300 केल्विन के आसपास होता है ना, ये 293 के आसपास है ये। अभी ये देखो, अभी ग्लास की देखो, ग्लास की है 10⁻⁻14। 10⁻⁻14 का क्या मतलब है, 1 माइनस में ना, पावर में माइनस है, 1/1 2 3 4 14 टाइम्स 0 लगा दो, इतनी कम, ठीक है। 1 भी नहीं, 1 को डिवाइड कर दो इतने बड़े नंबर से, कितनी कम कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो इतने साइमन्स पर मीटर। तो ये एक थोड़ा सा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह का आपको बता दिया। तो अब अगर आप लिखोगे सेमीकंडक्टर्स को तो क्या लिखोगे, सेमीकंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। फिर अब आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो इन तीनों को, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, तो एनर्जी बैंड समझना भी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी बैंड्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, देखो हर एक चीज़ जो भी है एटम्स की बनी हुई है, और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड कुछ उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आसपास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स की सबकी अलग अलग एनर्जीज होती है। आप इसको एनर्जी लेवल्स पे भी डिवाइड कर सकते हो कि हाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की इतनी एनर्जी है, दो इलेक्ट्रॉन्स की और की इतनी एनर्जी। ये देखो ऐसे यहाँ पे आपने बोल दिया कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की इतनी एनर्जी है, ठीक है, कम। फिर उससे थोड़ी ज़्यादा वाली एनर्जीज वाले इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको एक उसके ऊपर लाइन बना दी, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन बना दो ना, ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है, थोड़ी और, मतलब इस साइड को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ कि एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। फिर थोड़े और एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। फिर ऐसे इस तरीके से। ये है आइसोलेटेड एटम के केस में बात करते हैं हम ऐसे, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि जो एक सिस्टम में नहीं है, ठीक है, अलग से पड़ा हुआ है ये एटम, ये किसी मटेरियल के अंदर बात नहीं कर रहे हम, ये अलग से सेपरेट आइडल सा केस होता है ये। पर एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तो चीज़ें एटम्स, बहुत सारे एटम्स की बनी होती है, एक ही एटम की थोड़ी ना बनी होगी। तो होता क्या है कि बहुत सारे एटम्स के कलेक्शन से जो मटेरियल बन रहा होता है उसमें, ये देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ लिख करके, बना करके। अगर मैं लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहूँ इसको, कि ये जो लैटिस पॉइंट्स मैं बना रही हूँ, ये जो पॉइंट्स बना रही हूँ, ये एक एटम है तो इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इस वाले एटम के आसपास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वाले एटम के आसपास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है। ये देखो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ, मतलब नेबरिंग हर एक एटम अलग अलग एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा अपने नेबरिंग में, उसकी नेबरहुड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, उनके साथ वो इंटरेक्ट करेगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अब ये एनर्जी लेवल्स ऐसे डिस्क्रीट, इतने शार्प से नहीं रह रहे। डिस्क्रीट मतलब ऐसे अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग आप दिखा सकते हो। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में तो अंतर पता है ना। डिस्क्रीट मतलब आप इस तरीके से स्टेयर्स की तरह समझ सकते हो डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस में बात करूँ तो ऐसे लाइन, बिल्कुल बीच में कोई गैप नहीं, कॉन्टिन्यूस उसको बोलते हैं। ये वर्ड भी बहुत बार आता है, मैं सोचा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अच्छा चलो यहाँ पे आओ। अभी यहाँ पे ये जब इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से, उसकी नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि बहुत सारे ऑर्बिट्स है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, एनर्जीज इन्वॉल्व है। तो अब ये एनर्जी डिस्क्रीट नहीं रह जाती। अब क्या हो जाती है कि ये बहुत सारे एटम्स की बहुत सारी एनर्जी के लेवल्स ऐसे इस तरीके से दिखाई देते हैं हमें, इस तरीके से। यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, पर वो ऐसे दिखाई देंगे आपको जब आप एक पूरे सॉलिड की बात करोगे, पूरे क्रिस्टल की बात करोगे। तो अब इसको क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो एनर्जी लेवल बोल दिया, इसको बोल देते हैं एनर्जी बैंड। पूरी एनर्जीज का बैंड बन रहा है ये, ठीक है। बहुत इतने क्लोजली स्पेस्ड है ना, इतने पास पास है ये एनर्जी लेवल्स कि आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते हो ये कौन सी एनर्जी। तो आप सिंपल बोल देते हो कि चलो ठीक है हम इस एनर्जी बैंड में बात करते हो, ठीक
ठीक है, एनर्जी बैंड के लेवल पे बात करते हैं। एनर्जी बैंड, इसको बोलते हैं आप एनर्जी बैंड। अब इन एनर्जी बैंड्स में भी हम किसके बारे में फोकस रख रहे हैं? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब ये वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना इस सॉलिड में, किसी भी सॉलिड में, किसी भी क्रिस्टल में, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल्स है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का या एक ही एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का के एनर्जी लेवल्स की तो बात नहीं कर रहे, पूरे सॉलिड के में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी एटम्स है, उनके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब के जो एनर्जी लेवल्स है उनको कंप्राइज करके जो बैंड बन रहा है, उनको कंसिस्ट करके एक जगह पे अगर आप रखोगे तो ये एनर्जी बैंड बनता है। कौन सा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्यों मतलब है? हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसलिए मतलब है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर। अगर ये एटम है आपके पास, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये कुछ ये इनर ऑर्बिट्स बोलेंगे इनको आप, मान लो इतने ही ऑर्बिट्स है किसी एटम के पास, ठीक है, किसी एटम के पास इतने ही ऑर्बिट्स है, तो ये क्या हुआ? आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ। ठीक है, मान लो यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऐसे कुछ 4 है यहाँ पे, मान लो एटम्स 4 क्या 8, मान लो यहाँ पे 8 एटम्स है, यहाँ पे 2 है। तो अब इसके इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है, ठीक है, 2 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जी लेवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस से क्यों मतलब है? क्योंकि ये देखो, ये वाले जब आप ऑर्बिटल, चलो ऑर्बिटल वाले तरीके से आपको समझाती हूँ। ऑर्बिटल में क्या होगा, इनके ऑर्बिटल्स जो है फुल्ली फिल्ड होते हैं, उसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। पर ये जो बाहर के होते हैं ना, आउटर ऑर्बिटल में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो है इनके ऑर्बिटल्स, अभी मैं आपको, इनके ऑर्बिटल्स पार्शियली से फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, ये जो भी मैं बोल रही हूँ, थोड़ी आपकी केमिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक चीज़ काम आएगी आपके, कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये। अभी देखो सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, वो तो पूरे चैप्टर में हम सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा बात कर रहे होंगे। Z=14, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 14 होता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ज़रा, कैसे लिखता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फटाफट से अपनी नोटबुक्स में लिखने की ट्राई करो, मैं भी यहाँ पे बता देती हूँ कैसे कैसे हम लिखेंगे। ओके, पहले तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं 1s 2s 3s, कहाँ क्या क्या लिख रहे हो ज्योति शर्मा? 2 3 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s, फिर इस तरीके से चलता है ना। फिर फिल कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, इस तरीके से फिल करेंगे। तो सबसे पहले किसको फिल करना पड़ेगा? 1s को। ओके, देन ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे लिखती हूँ 1s, फिर 2s को फिल करना पड़ेगा, फिर 2p को फिल करना पड़ेगा, फिर 3s को फिल करना पड़ेगा, ऐसे आ गए ना वापस, फिर 3p को फिल करना पड़ेगा, देन 4s को, इस तरीके से। 4s की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे सिलिकॉन के लिए। अब देखो यहाँ पे s के पास, s ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, इस वाले s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, p ऑर्बिटल में कितने जा सकते हैं? 6 जा सकते हैं। ये थोड़ा ना आगे बना देती हूँ, इस तरीके से p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद s इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में अगेन 3, और यहाँ पे 6 अगेन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कितना है? 14 है ना, 14 है, ये हमने लिख दिया है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो बेस होता है वो बना दिया 14। अब फिल करने शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें बताओ कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
कैसे बताओगे? आउटर ऑर्बिट देखोगे। आउटर ऑर्बिट देखने के लिए आप कैसे देखोगे आउटर ऑर्बिट? ये तो ऑर्बिटल के लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, आउटर ऑर्बिट कैसे देखोगे? ये देखो, ये है n=1 एनर्जी लेवल, यानी कि के शेल, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट आप बोल सकते हो इसको। फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। अभी देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 1s आ रहा है, ठीक है, 1s मतलब कि ये चीज़ तो आ गई फर्स्ट ऑर्बिट में, या फिर के ऑर्बिट में बोल सकते हो आप, के शेल में। अच्छा, अभी नेक्स्ट है 2s और 2p। 2s और 2p आ गए सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। देन 3s 3p, 3s 3p ये आ गए आपके थर्ड ऑर्बिट में। टोटल 3 ही ऑर्बिट है यहाँ पे, 1 2 एंड 3, ठीक है, KL M ऐसे लिख सकते हो आप। तो अब इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहो सिलिकॉन के लिए, तो अभी देखो आप, सिलिकॉन यहाँ पे है, ये मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में आ गए कितने? 2। सेकेंड वाले ऑर्बिट में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में कितने आ गए? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से आप बाकी के भी सबके लिख सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत डेप्थ में पता चलेगा इस तरीके से जब आप लिखते हो ना। तो ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में यानी आउटर ऑर्बिट में मैंने हर तरीके से आपको बता दिया, आप किसी भी एक तरीके से भी इजीली बता सकते हो। तो ये 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सिलिकॉन के पास। सिलिकॉन की केस की बात हो रही है, तो सिलिकॉन के केस में कितने? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसकी मैं बात कर रही थी, ये पार्शियली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड नहीं है। यहाँ पे पार्शियली फिल्ड है। कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे? यहाँ पे मैं एक और इलेक्ट्रॉन डाल सकती हूँ, यहाँ पे एक और, यहाँ पे 2 और, यानी कि 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसमें कम है, ठीक है, मतलब इस ऑर्बिटल में। बाकी के ऑर्बिटल्स देखो फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। यहाँ पे फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है सारे, सेकंड एनर्जी लेवल में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, जितने हैं सारे फुल्ली फिल्ड है। और यहाँ पे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि अब ये तो स्टेबल है, ये ज़्यादा इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, पर ये थोड़े से इनको अलग करना या फिर इनको इंटरेक्शन में इन्वॉल्व करना, इनके साथ बॉन्ड्स बनाना इजी हो जाता है, इनके साथ इजी होता है, क्योंकि ये थोड़े इनके कंपैरिजन में थोड़े से कम स्टेबिलिटी रखते हैं, थोड़ी इनको इनके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है तो एनर्जी कम लगती है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ये हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया, ये समझ आ गया वैलेंस बैंड क्या है। अब कंडक्शन बैंड की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसको फ्री कर पाएँ, ठीक है, कंडक्शन के लिए अगर हम इसको फ्री कर दें किसी भी तरह से, कैसे फ्री कर सकते हैं? चाहे हम थोड़ी सी हीट दे दें, ठीक है, हीट दे दें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लें, तो थोड़ी सी हीट देने से, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये क्या हो जाएंगे? एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो मूव करने के लिए थोड़ा ज़्यादा फ्री होगा। मूव करने के लिए ज़्यादा फ्री होगा, तो अगर हम उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहे, तो क्योंकि अब फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास है मूव करने के लिए, तो उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो करंट भी हमारे पास फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। तो ये बात है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्शन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, ये इनको हमने बोल दिया कंडक्शन बैंड में डाल देते हैं। इनकी एनर्जीज वैसे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड की हमने बात कर चुके हैं हम। सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उनकी जो एनर्जीज है उनकी
उन एनर्जी लेवल्स को एक तरह से कलेक्ट कर दिया सारे के सारे, वो है वैलेंस बैंड। अब इनकी वैलेंस बैंड से अगर और एनर्जीज हाई कर दो तो ये आया कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे क्या है, अगर वैलेंस बैंड को थोड़ी सी हमने एनर्जी दे दी, ठीक है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी, कुछ एनर्जी दे दी, तो वो एक्साइट करके यहाँ पे आ सकता है कंडक्शन, मतलब कि फ्री हो जाएंगे। जो मैंने बताया था ना कि वो मूवमेंट के लिए फ्री हो जाएंगे, उसका मतलब क्या है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बैंड क्या है, कंडक्शन देखता है, कंडक्शन बैंड कि हमारे पास एक तो हायर एनर्जी का बैंड है ये, आप इसको डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे कि एक तो हाई एनर्जी है इसकी, और दूसरा ये वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, ठीक है, लाइज अबव द वैलेंस बैंड एंड इज जनरली एम्प्टी एट 0 केल्विन, और जनरली ये खाली होता है 0 केल्विन पे, क्योंकि अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करो तो सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में आउटर ऑर्बिट में 4 है, पर अभी इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत कम या 0 ही होंगे, तो कंडक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। तो वो क्या करते हैं सेमीकंडक्टर्स, जब कम टेम्परेचर पे ना, जैसे 0 केल्विन पे, वो बिल्कुल इंसुलेटर का काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते, उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे, टच करोगे, आपको करंट नहीं लगेगा। पर अगर आप उसमें किसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दो, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने इनको एनर्जी दे दी, चाहे हीट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, या कुछ भी और करके, तो और ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। फिर आप अगर टच करोगे, करंट पास करोगे और उसको टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस। तो अभी वैलेंस बैंड समझ आ गया, कंडक्शन बैंड समझ आ गया। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में भी एक चीज़ होती है, खाली स्पेस, ठीक है, खाली स्पेस। पर ये खाली स्पेस नहीं है, इसको भी बैंड बोला जाता है। ये छोटा सा जो बैंड जैसा बन रहा है ना, ये जो बैंड जैसा बन रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है फॉरबिडन बैंड। मतलब यहाँ पे अलाउड इन, फॉरबिडन का मतलब क्या है, यू आर नॉट अलाउड, मतलब अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड होता है फॉरबिडन का मतलब। तो ये स्टेट्स यहाँ पे, ये एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करना किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फॉरबिडन है, वो इतनी एनर्जी ले ही नहीं सकता है, ठीक है। इतनी एनर्जी होती, आपको पता है वैसे भी जब छोटे लेवल पे हम बात करते हैं तो डिस्क्रीट होती है चीज़ें, कि कुछ चीज़ें अलाउड होती है, कुछ नहीं भी होती है अलाउड। तो ये वो एनर्जी लेवल्स है, ये वो एनर्जीज है जो फॉरबिडन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं ले सकता है, ठीक है, उस स्टेट में रह नहीं सकता है वो उस एनर्जी के साथ। अभी इसको क्या बोलते हैं फिर, फॉरबिडन एनर्जी या फिर फॉरबिडन एनर्जी बैंड, FORBIDN गैप एनर्जी, या फिर एनर्जी गैप भी बोल सकते हो आप इसको, एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप को आप E और उसके पैर में G, ऐसे EG से रिप्रेजेंट कर सकते हो, EG। इस एनर्जी गैप के बेसिस पे आप इन तीनों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इंसुलेटर्स में क्या होगा, ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा कि आप इसको क्रॉस नहीं करवा पाओगे, इलेक्ट्रॉन्स को आप किसी भी तरीके से इतनी एनर्जी नहीं दे पाओगे कि ये यहाँ पर इतने सफिशिएंट अमाउंट में कलेक्ट हो जाए कि कंडक्शन कर पाए, कंडक्शन बैंड में जा पाए। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, प्लास्टिक का एग्जांपल देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। तो अब प्लास्टिक में क्या होता है, अगर आप उसको किसी तरह से चाह रहे हो कि आप वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचाओ, तो कैसे, या तो हीट करोगे कि उनको एनर्जीज मिल जाए थोड़ी, उन जो इलेक्ट्रॉन्स को, तो हीट करने से तो वो पिघल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से डैमेज हो जाता है। पर इतना गैप ये कवर नहीं कर पाते, तो वो उनको किस कैटेगरी में डाल देंगे आप, इंसुलेटर्स की कैटेगरी में। और ये एनर्जी गैप होता भी बहुत बड़ा है। ये एनर्जी गैप कितना होता है, अगर आप नंबर की टर्म्स में बात करो, इतना छोटा सा मत बनाओ, फिर इसको इतना बड़ा बना दो, एनर्जी गैप, ठीक है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये है एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप बोल सकते हो। तो इससे तो बड़ा ही होता है ये, ठीक है,
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है। अब ये इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आ गया, इंसुलेटर्स। अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा अच्छे से, डेप्थ में बोले तो। सेमीकंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ठीक है। अभी ये इतना बड़ा एनर्जी गैप था तो इसमें इतना सा होगा, या फिर इसको भी कम कर दो, थोड़ा कम होगा। वेलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, CB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कंडक्शन बैंड। अब ये जो गैप है, ये एनर्जी गैप कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आप लिख सकते हो इसको 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। कई रेफरेंसेस में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा होता है, तो 3 4 मतलब इसी के आसपास होता है, या 3 या 4, ठीक है, इतने के आसपास होता है ये। मैक्सिमम जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है ये एनर्जी गैप। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसको अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा एनर्जी दे दी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे दी, तो वो यहाँ से ये एनर्जी लेवल पास करके, ये फॉरबिडन गैप पास करके यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन अगर इसको आप उतनी एनर्जी नहीं दे पाए तो ये यहीं का यही पड़ा रहेगा और कंडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, तो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो यहाँ से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएगा, और कंडक्शन बैंड में पहुँचा मतलब कि मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत फ्री है, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो ये है सेमीकंडक्टर्स। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर के यूजेस है। सेमीकंडक्टर पता है, सेमीकंडक्टर्स को अगर आप हीट करते चलो ना, हीट करते जाओ, तो उसमें क्या होगा, इनको एनर्जीज मिलेगी और वो एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और वो ऐसे चलता रहता है काफ़ी टाइम तक, ऐसे चलता रहता है। कुछ ऑफकोर्स स्पेशल केसेस भी होते हैं, पर ऐसा चलता रहता है। बट मेटल्स के केस में अगर आप हीट बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद डैमेज हो जाएगा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी कम हो जाता है, मतलब करंट कम हो जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल सकते, करंट कम हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत कंट्रोल कर सकते हैं हमें इसकी चीज़ें, हर चीज़। अब नेक्स्ट है इन कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में क्या होता है, ये एनर्जी बैंड गैप 0 होता है। ये जो एनर्जी गैप है ये 0 होता है। एनर्जी गैप कितना होता है, 0। कई बार तो ये ऐसे ओवरलैप भी कर रहा होता है, ऐसे ओवरलैप कर रहा होता है। ये अगर आप ऐसे वैलेंस बैंड दिखाओ, ये कंडक्शन बैंड दिखाओ, तो ऐसे ये ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है, तो मतलब पहले से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। और वैलेंस बैंड मतलब थोड़ा सा आप दे दो, हल्के सा कुछ, मतलब वोल्टेज में डिफरेंस कर लो आप, तो भी ये कंडक्ट कर लेगा। तो ये है मेटल्स का केस, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर। तो ये मेन डिफरेंसेस है एनर्जी बैंड गैप। अब इस एनर्जी बैंड गैप के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बता दी है, मतलब अगर आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आएगा, MCQs में भी आएगा, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो वैसे जनरल आइडिया क्या है, 1 मिनट में बताने वाली, ये तो 10 सेकेंड में भी बता सकती हूँ ना ये चीज़, कि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, पर जो मेन पीछे का बैकग्राउंड है हर चीज़, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या है मेन डिफरेंस, कि इंसुलेटर्स में ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर्स में फिर थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। ये इसके केस में 0 होगा, ठीक है। एनर्जी जो बैंड गैप है, फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन बैंड है, ज़्यादा बड़ा होगा ये, ठीक है। तो अभी और क्या है, अगर आपको लिखना पड़े अब सेमीकंडक्टर्स, तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप जो है वो कितना होता है, बहुत कम होता है, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ी सी हम एक्सटर्नल थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और एज अ कंडक्टर सेमीकंडक्टर काम कर सकता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर ही आधा कंडक्टर है, मतलब सेमी मतलब आधा,
कंडक्टर मतलब कुछ केसेस में ये इंसुलेटर होता है, कुछ केसेस में ये कंडक्टर की तरह काम करता है। तो अब वो कुछ केसेस क्या है वो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो कुछ केसेस ये है कि अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिए ये गैप कवर करके तो आपका काम बन गया फिर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी। अच्छा ये सब चीज़ें हो गई। फॉरबिडन बैंड की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है यहाँ पे, वो भी मैं लिख देती हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लिया है, मतलब आप जैसे डिफाइन कर पाओ इसको। द गैप बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड, या फिर एनर्जी गैप, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ये कितना होगा एनर्जी, अगर आपको एक्चुअल में इसकी गैप की एनर्जी निकालनी है तो EC माइनस EV, EC माइनस EV क्या देख सकते हो आप यहाँ पे। ये पहले मैं ये चीज़ आपको दोबारा बता देती हूँ। टॉप ऑफ वैलेंस बैंड का क्या मतलब है, वैलेंस बैंड का टॉप, ये चीज़ यहाँ पे वैलेंस बैंड में बीच में भी हो सकती है ना बहुत सारी चीज़ें, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नहीं बात कर रहे हम, टॉप से लेकर इसके टॉप से लेकर इसके बॉटम तक बात कर रहे हैं। ये है इसका बॉटम, ठीक है। ये टॉप ऑफ वैलेंस बैंड है, ये बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड है। तो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड, या फिर फॉरबिडन बैंड गैप, या फिर एनर्जी गैप, कुछ इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं इसके लिए। तो अब ये जो चीज़ है ये आप वैलेंस बैंड, ये वाला जो ये है टॉप मोस्ट जो है इसको आप EV से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये वाला जो बॉटम है ये आप EC से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब ये जो पार्ट है अगर आपको ये निकालना होगा तो सिंपली दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है। ये एनर्जी, मान लो ये एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आपको इस बैंड गैप की एनर्जी निकालनी होगी, कितने है ये एनर्जी गैप, कितना है ये, EC माइनस EV कर दोगे। EC मतलब यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, माइनस EV कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल भी होगा तो आप ऐसे कर सकते हो। तो दिस इज़ इट। देन अब बात करते हैं बैंड थ्योरी की, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप फटाफट से। अब जिन बच्चों को थोड़ा और इंटरेस्ट है जानने का कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, वो जो कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिखता है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो वो अब कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कंटिन्यूइंग। अब यहाँ पे देखो सिलिकॉन के एग्जाम्पल से हम समझेंगे। वैसे ओवरव्यू हमने समझ लिया है कि बैंड थ्योरी क्या है, कि जब इलेक्ट्रॉन्स, जब एटम्स आइसोलेटेड है, ठीक है, सबसे दूर है, उनके बीच में एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, मतलब बहुत दूर दूर है एटम्स, ठीक है, बहुत दूर है, उनके बीच की जो स्पेसिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, वो एक तरह से आइसोलेटेड, अकेला ही है ना, आइसोलेट हुआ हुआ है सिस्टम से। तो वो उसके एनर्जी लेवल्स तब डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में बात कर सकते हो आपकी, इतना एनर्जी लेवल है, इतना है एनर्जी लेवल, इतना है, इतना है, इतना है, ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते हो। लेकिन जब वो थोड़े पास आने लगते हैं एटम्स, ठीक है, और पास आके सॉलिड बनने लगता है एक, ठीक है, सॉलिड जो भी है, सॉलिड है, क्रिस्टल बोलो, तो ये सब चीज़ें जब बनने लगती है, मटेरियल्स फॉर्म होने लगते हैं, तो एटम्स तो पास आएंगे ही, ठीक है। जब एटम्स पास आने लगते हैं तो क्या होता है, ये जो आप डिस्क्रीट ऐसे बोल सकते हो ना, ऐसे ऐसे वो बैंड्स बन जाते हैं। अभी देखोगे कैसे, ये चीज़ ओवरव्यू तो यही है जो आप माइंड में रख सकते हो, पर फिर भी अभी डिस्कस करते हैं। सिलिकॉन में कितना एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का, 14, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 14 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ये है आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आउटर ऑर्बिट की, ठीक है, आउटर ऑर्बिट में बात कर लिए। अब यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन की ना अलग अलग स्टेट है, ठीक है, अलग अलग स्टेट है। कुछ यहाँ पे देख सकते हो आप, स्पिन अप है, स्पिन डाउन है, और हर एक का मतलब एक यूनिकली आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी 3s ऑर्बिटल में ये स्पिन अप है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 3p ऑर्बिटल में इसकी डायरेक्शन अप स्पिन है इसका, ठीक है, स्पिन अप है ये। तो इस तरीके से आप
स्टेट यानी कि एक तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उसको, ठीक है, ऐसे समझो। हर एक की अलग अलग स्टेट होती है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता है ना कि हर एक की अलग अलग स्टेट होती है। तो अब ये स्टेट्स है इन इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। तो अभी कितने हैं, 1 2 टोटल कितनी स्टेट्स अवेलेबल है यहाँ पे जो हम इन ऑर्बिटल्स में भर सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे और भी आ सकता है ना, 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब 2 यहाँ पे भर सकते हैं हम, और यहाँ पे 6 इन टोटल आ सकते हैं। तो यानी कि टोटल तो इनकी 8 स्टेट्स है, ठीक है। ढंग से लिख देती हूँ। यहाँ पे कितनी स्टेट्स है इस ऑर्बिटल के पास, 2 स्टेट्स है इस ऑर्बिटल के पास, 2 स्टेट्स। और यहाँ पे कितनी स्टेट्स है, 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्यूपाई कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है इतनी, ठीक है। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। बट अगर हम सॉलिड की, पूरी सॉलिड की बात करें तो पूरे सॉलिड में तो बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये तो एक ही की बात कर रहे हैं, एक ही की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है के लिए, होगी तो सबके लिए ऐसी है ना, लेकिन एक ही एटम की बात करें, यहाँ पे 1 स्टेट लिखा है। पर अगर एटम है, एटम सॉलिड है, सॉलिड में n एटम्स है मान लो, ठीक है, n एटम्स है, तो हम लिख सकते हैं कि ये 2n स्टेट्स होगी। इसी तरह की स्टेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होगी ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ, ये जो 3s है, ये 3s वाला है, ये 3p वाला है। अब यहाँ पे s की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ, l = 0, l = 1। ये ऑर्बिटल को ही डिनोट कर रहा है ना कि s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होता है, l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। p के अगेंस्ट p के लिए कितनी वैल्यू होती है, l = 1 होती है। d के लिए कितनी होती है, l = 2। इस तरीके से चलती है ये। तो यहाँ पे ये s को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ लो, ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे कितनी स्टेट्स है ये लिख लेते हैं। अब एक सॉलिड की बात कर रहे हैं, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स अब शुरू हो चुका है, सॉलिड की बात करना अब हम शुरू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी स्टेट्स है, 2n, बहुत सारे एटम्स की बात हो रही है अभी, 2n। इसमें s की, ये s है ना, s में कितनी स्टेट्स अवेलेबल है, 2 स्टेट्स है, और n एटम्स के लिए कितनी होगी, 2 टाइम्स जितने भी एटम्स है। देखो, चार एटम्स के लिए कितनी स्टेट होगी, 4 × 2 यानी कि 8 स्टेट्स हो जाएगी, वही वाली। इस तरीके से n एटम्स के लिए कितनी होगी, 4 × n। अब यहाँ पे 2 है तो 2 × n, 2n स्टेट्स है ये। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अब यहाँ पे l = 1 के लिए देखो कितनी स्टेट्स है, 6n स्टेट्स। एक के लिए 6, n एटम्स के लिए 6n। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो भरे हुए, 2 ही है ना, तो एक के लिए 2, n के लिए 2n इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी यहाँ का हाल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे हमने क्या कंसीडर किया है, स्पेसिंग, की स्पेसिंग बढ़ रही है। जिस तरीके से मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग इतनी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे इधर इधर आते जाओगे तो स्पेसिंग कम कम होती जाएगी, और यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो जाएगी, ठीक है। ये स्पेसिंग कम हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। अज्यूम्ड क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में सॉलिड में जो स्पेसिंग होती है वो यहाँ पे जैसे होती है, कहीं इतनी सी स्पेसिंग होती है सॉलिड्स के बीच में। पर ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, आइसोलेटेड का केस भी, ठीक है, कि इनके इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, तो एक तरह से आइसोलेटेड का काम कर रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही आप इसकी स्पेसिंग, इनको पास लाते रहते हो, इन बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे जो एटम्स है, इनको पास लाओगे, क्या होता है, ये जो एनर्जी लेवल्स है, इस साइड को क्या लिखा है, एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन्स की। ये जो इनर ऑर्बिटल्स है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है, इससे हमें मतलब है। तो हम ये आउटर ऑर्बिट का ही कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि ये इस तरीके से जैसे जैसे हम स्पेस कम कर रहे हैं तो ये एनर्जीज ऐसी दिख रही है हमें इलेक्ट्रॉन्स की कुछ आती हुई। इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जा रही है एनर्जीज ऐसे, ठीक है। इसकी भी सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा बैंड सा, मतलब कि क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि इंटरेक्शन हो रही है नेबरिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह का कुछ ग्राफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे, इस तरह का कुछ आप ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आइसोलेटेड है। तो ये मैं बोल देती हूँ रीजन 1 आइसोलेटेड का, ठीक है। रीजन 1 या सिंपल 1 ही लिख लो, ऐसे लिख लो, 1 लिख लो। फिर यहाँ पे क्या हो गया, इनमें गैप आना, ये जो एनर्जी है ना ये बैंड बननी शुरू हो गई, एनर्जी बैंड सा बनने लग गया, ठीक है। ये एनर्जी बैंड सा बनने लग गया, एनर्जी बैंड सा दिख रहा है, डिस्क्रीट नहीं रह गई अब। यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे एनर्जी के बैंड्स बन रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस वजह से। तो अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई, ये रीजन 2 आ गया, ये अज्यूम्ड है, ये अज्यूम्ड हो रही है ये सारी चीज़ें कि इतना स्पेस है इनके बीच में, तो कैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। एक्चुअल सॉलिड तक जब हम पहुँचेंगे तब कैसी बात हो रही है वो देखो। और कुछ ऐसा रीजन भी आएगा जब यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ पे कुछ गैप है ना। अगर मैं आपको थोड़ा और कलरफुल बता दूँ इस चीज़ को तो आपको शायद थोड़ा और अच्छे से दिखे। ये देखो, ये थोड़ा मैंने कलरफुल बना दिया है, ये भी थोड़ा कलरफुल किया जाए तो ये देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है, एनर्जी गैप है यहाँ पे कुछ एनर्जी गैप है। पर यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे देखोगे इस रीजन में, ये 3rd रीजन है, यहाँ पे बिल्कुल भी एनर्जी गैप नहीं है, और यहाँ पे फिर अगेन एनर्जी गैप आ गया। अब इतनी चीज़ नहीं है, इतनी सी ही चीज़ नहीं है सिर्फ कि इतनी सी चीज़ हो रही है, यहाँ पे स्टेट्स भी रीअरेंज हो रही है, स्टेट्स और इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में एक तरह से शेयर हो रहे हैं, कि मतलब इधर उधर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो कि अपनी अपनी जगह में है सारे, लेकिन यहाँ पर आते आते यहाँ पे भी थोड़ा अपनी जगह में, यहाँ पे आते हुए कितनी स्टेट्स हो गई टोटल, यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो गया है, देखो सब कुछ मिक्स हो गया है, कोई अलग अलग स्टेट्स नहीं रही। तो 6n इसकी और 2n इसकी, 6 + 2 8n स्टेट्स हो गई है इस रीजन में, 8n स्टेट्स। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2n + 2n 8n, 2 + 2 4 हुआ यार, 4n इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स 4n इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस वाली रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में। अब ये जो एक्चुअल स्पेसिंग है, ये है एक्चुअल स्पेसिंग, एक्चुअली में इतनी स्पेसिंग आपको देखने को मिलती है। ये जो स्पेसिंग है ना, ये जो रीजन 4 है, ये एक्चुअल रीजन है। एक्चुअल में आपको सॉलिड्स के बीच में इतनी स्पेसिंग मिलती है, उसमें भी यहाँ पे कहीं पे जाके मिलती है एक्चुअल स्पेसिंग। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्चुअल, कहाँ लिख रहे हो, यहाँ पे लिखो एक्चुअल स्पेसिंग बिटवीन एटम्स इन सॉलिड, ऐसे पूरा लिख लेना आपने। तो ये है यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसी रीअरेंजमेंट हो रही है कि अब यहाँ पे 4n स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 4n स्टेट्स है एंड 0 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन सा हो गया है। जब एक साथ आपने एटम्स को एक ही सिस्टम में रख लिया, एक मटेरियल बन गया उसका, एटम्स बहुत सारे मिल करके एक मटेरियल बना दिया है उन्होंने। तो मटेरियल जब बन रहा है तो उसमें ओवरलैपिंग बड़ी चीज़ें हुई है, ठीक है। मटेरियल में, एक सब्सटेंस में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, उसकी वजह से एनर्जीज अब कैसी दिखाई दे रही है, ऐसी बैंड्स में। और स्टेट्स भी ऐसे ऑर्बिटल में, जो आपको यहाँ पे स्टेट्स दिख रही थी ना, बिल्कुल अलग अलग अच्छे से दिख रही थी, आप देख पा रहे थे कि कैसे कैसे स्टेट्स है अलग अलग इसमें बटी हुई।
ऑर्बिटल्स में। पर यहाँ पे आके क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा है। यहाँ पे स्टेट्स भी रीअरेंज हो गई। यहाँ पे 2n थी, नीचे वाली साइड देखोगे ना 2n स्टेट्स थी, पर यहाँ पे आते आते 4n स्टेट्स। यहाँ पे तो 8, यहाँ पे तो सब कुछ ही पूरा का पूरा ही दिख रहा है ना, सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो 6 + 2 8 हो गए यहाँ पे। लेकिन जब इधर को आए तो 4n स्टेट्स हो गई, 4n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 2n + 2n 4n, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। तभी इसको हमने बोल दिया वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, पर स्टेट्स है यहाँ पे 4n स्टेट्स है। मतलब कि इनके पास कैपेसिटी है, पर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स के आने की, पर है नहीं इनके पास एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल हीट दे करके या फिर कुछ एक्सटर्नली किसी तरह से एनर्जी दे करके ये बैंड गैप ओवरलैप नहीं, इस बैंड गैप को क्रॉस कर लो और यहाँ पे पहुँच जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी तो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीट नहीं है। यहाँ पे सीट्स है, बहुत सारी सीट्स यहाँ पे रखी हुई है, पर कोई बैठने के लिए व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे पर्सन ही नहीं है। यहाँ पे 4n स्टेट्स भी है, तो 4n इलेक्ट्रॉन्स भी है, पूरा फुल एक तरह से है ये। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो, मतलब इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया सिलिकॉन के केस में। इसको बोल दिया कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पूरा का पूरा बैंड थ्योरी सॉलिड्स की। एक बार आप देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूँ। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, चीज़ें बोल के बताई है, वही आपने, अगर आपको लिखने को आएगा ना, आपने इसी तरीके से लिखना है ये। ठीक है, एक बार NCERT में जो वो पेपर है वो आपने पढ़ लेना है। वहाँ पे NCERT की बुक में ब्लू कलर के बॉक्स में बना हुआ है ना, वहाँ से पूरी थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है। वहाँ पे आप वहाँ से ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो, पूरा आपको समझ आ जाएगा एक ही बार में, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बताना कैसी लगी वीडियो। और अच्छा, आपको कोई डाउट्स होते होंगे ना कभी भी, मतलब कोई ऐसा होता है, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ बेसिक सी चीज़ें भी कई बार नहीं पता चलती है, तो वो आपने कमेंट में लिख देना। ठीक है, विदिन 1 वीक के अंदर वाले कमेंट्स जो आएंगे वो मैं कंसीडर कर लूँगी। ठीक है, तो फिर उस पर वीडियोस पहले भी मैंने डाउट सेशन पे बना दी थी। चलो फिर बाय बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में